ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो लास्ट क्लास में कवर किया था उसमें ओरल कैविटी कंप्लीट की थी, है ना। आज वाले में थोड़ा सा और आगे डीप चलेंगे, जिसमें हम पढ़ लेंगे फेरिंक्स, उसके बाद ईसोफेगस और स्टमक। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चा वहाँ फिर और आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनिशियली हमने ये स्टडी कर लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें वो ऑर्गन्स शामिल होंगे जो डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और उसमें इनिशियल हमारा था ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमने स्टडी किया टीथ, टंग, सलाइवा, ये सब कैसे काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है ना। आगे हम स्टडी करेंगे कि जब ओरल कैविटी से भोजन चबाने के बाद जाता है तो वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या एक्टिविटी वहाँ पर होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स का जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर कर चुके हैं कि फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं छोटे छोटे। एक होता है नेजोफेरिंक्स जो नेजल कैविटी के पीछे होता है, एक ओरोफेरिंक्स और एक लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है ना। तो नेजोफेरिंक्स तो काफ़ी ऊपर रह जाता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम नहीं आता। जो ओरोफेरिंक्स है वो फेरिंक्स का पार्ट जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे है, ठीक है ना। वहाँ पर वैसे इसका कोई ख़ास काम नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो वहाँ उसको मॉइस्ट रखती है और जैसे ही भोजन पीछे टच होता है तुरंत हमारा जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है वो काम करता है, ठीक है ना। वहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो स्वेलो होने के लिए चली जाएगी, उसकी मसल्स उसको नीचे की ओर भेजेंगी, ठीक है ना। वहाँ से जो भोजन है उसको वापस निकालना मुश्किल है। जब तक ओरल कैविटी में है उसको आप कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो, बट जो फेरिंक्स से टच हो जाएगा तो उसके बाद वो नीचे ही जाएगा, वापस मुंह में लाना उसको मुश्किल हो जाता है ड्यू टू स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ठीक है ना। तो वहाँ आते ही पीछे जाएगा, हाँ वो तो पहले हो जाता है, फेरिंक्स से पहले ही हो जाता है। हाँ, फेरिंक्स से पहले जो लैरिंक्स होता है उससे पहले ही वो ढक्कन होता है, उसके बाद में वो फेरिंक्स में जाता है ना। अच्छा, द वॉल ऑफ फेरिंक्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, सब म्यूकोसा है, एडवेंटिशिया है, मसल्स भी हैं, ठीक है ना। तो ये उसको जो दीवारें हैं उसकी इससे बनी हुई है। फेरिंक्स में कोई खास काम वैसे होता नहीं है, ठीक है ना। मेन काम उसका है कि इट प्रोवाइड ए पाथवे टू द फूड टू गो इनसाइड, ओके, इतना ही काम है बेसिकली। और क्या फिजियोलॉजी इसकी क्या होगी कि थोड़ा बहुत जो काम शुरू हुआ था ओरल कैविटी में डाइजेशन का वो इसमें कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द फेरिंजियल फेज ऑफ स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एक्शन इज इनिशिएटेड इन रेस्पॉन्स टू सेंसेशन ऑफ फूड बोलस इन द ओरोफेरिंक्स, कि जो भी हमने खाना खाया, बोलस बनाया, जैसे ही वो ओरोफेरिंक्स में पहुंचेगा तुरंत ब्रेन तक मैसेज आता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, और वहाँ से रिफ्लेक्स का एक एक्शन शुरू होता है कि वहाँ जो भी आ गया तुरंत उसको नीचे भेजना है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसके टच होते हुए रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना, स्वॉलोइंग वाला, तो वो चला जाता है नीचे भोजन। द मेजर रेस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द फेरिंक्स, और ये कैसे होगा कि फेरिंक्स के अंदर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वो जो भोजन फेरिंक्स के पास आया है उसको नीचे पुश कर देती है, ठीक है। इसी दौरान जो नेजोफेरिंक्स है वो बंद होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ताकि ऊपर की तरफ खाना ना जाए, सिर्फ नीचे ही जाए। और इसी दौरान जो हमारा एपिग्लोटिस था वो बंद होता है ताकि जो भोजन है वो किस में ना चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, ट्रेकिया में ना चला जाए, है ना। और फिर रास्ता कौन सा बचता है खुला, सिर्फ ईसोफेगस वाला, तो वो बचा हुआ फिर उसी जगह जाता है, बाकी रास्ते बंद हो जाते हैं और नीचे वाले रास्ते की ओर ये भोजन चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है ईसोफेगस। तो फेरिंक्स में हमारा मेन काम हुआ कि इसको भेजना फेरिंक्स की तरफ, एक पाथवे देना, और बाकी जो डाइजेशन वाला काम वहाँ शुरू हुआ था, कौन सा, वहाँ पर सलाइवा थी, सलाइवा ने कुछ भोजन का डाइजेशन शुरू किया, वो कंटिन्यू रहता है, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वो अपने जो एंजाइम्स है वो काम करते रहते हैं और
जो स्टार्च है उसको पचाने का काम कंटिन्यू वहाँ भी रहता है। उसके बाद ये आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है ना। ईसोफेगस एक लंबी पाइप है जो फेरिंक्स से शुरू होके और स्टमक तक जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम फूड पाइप कहते हैं। और इसके अंदर जो भोजन की मूवमेंट है वो एक तो ग्रेविटी से जाती है कि फिसलता हुआ चला जाएगा, प्लस उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होती है? जैसे मान लो ये ट्यूब है, यहाँ भोजन है, तो पीछे से मसल्स ऐसे दबेंगी और ऐसे ऐसे इसको आगे भेजती जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उस मूवमेंट से वो भोजन नीचे की ओर जाता जाएगा अप टू स्टमक, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ वो तो फेरिंग्स में भी जाता है, ईसोफेगस में भी जाता है, इवन स्टमक तक जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी अपन करते हैं ना, तो सारा चेक करते हैं वो, फेरिंग्स भी, ईसोफेगस भी और स्टमक भी। अच्छा, ईसोफेगस नहीं, हाँ दो टाइप की स्कोपीज होती है ना। एक तो होती है अपने पास ब्रोंकोस्कोपी, तो ब्रोंकोस्कोपी तो ट्रेकिया में और लंग्स में जाएगी, हाँ। और जो गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं वो फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक तक जाती है। दो टाइप की स्कोपीज होती है ना। ब्रोंकोस्कोपी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कौन सी? हाँ, एंडोट्रेकियल ट्यूब तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जाती है, और जो राइल्स ट्यूब होती है लंबी वाली वो पेट में जाएगी। हाँ, जो स्कोपीज हैं वो दो टाइप की हैं यहाँ पर, स्पेशली ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी, वो स्टमक में जाएगी, है ना। ईसोफेगस जो है वो जनरली स्टार्ट कहाँ हो जाती है? 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा आप गर्दन में देख सकते हैं, पूरे 7 हैं। तो जहाँ से गर्दन खत्म होने वाली है वहाँ छठा होगा, वहाँ से शुरू होगी। तो इसके ऊपर तो फेरिंग्स है और उसके नीचे ये अपना ईसोफेगस शुरू हो जाएगी। और कहाँ तक जाएगी? थोरेसिक वर्टिब्रा 11 तक, ठीक है ना। तो ये काफ़ी नीचे तक, यहाँ तक ये लगभग आ जाती है। और इसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जल्दी कई बार प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं कि ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? इट इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 1 फीट से थोड़ा सा कम, ठीक है ना। 1 फीट हमारा 30 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 फीट से थोड़ा सा कम होगा, तो ये हमारी ईसोफेगस की लेंथ हो जाएगी। ईसोफेगस की जो म्यूकोसा है उसमें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है ना। तो स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड होने का क्या फ़ायदा है कि अगर मान लो भोजन वहाँ से रगड़ता हुआ जाता है, थोड़ी सी वो छिल भी जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लेयर्स नीचे से और आ जाएंगी और वो वियर एंड टीयर होता है तो नई वो बनती रहती है, ठीक है ना। कई लेयर्स उसके अंदर होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं होता है, ठीक है ना। मसल्स होती हैं, उनका मेन काम होता है कि भोजन को नीचे प्रेस दबा देना ताकि वो नीचे स्टमक की तरफ जाए, वापस ना आए, ठीक है ना, वन वे वो चले। तो ये सारा प्रोसेस हमारा इसमें होता है। बट इसमें जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हाथों पैरों की मसल तो वॉलेंट्री है, हम मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको नहीं कर सकते, वो तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और अपने आप ही वो चलती है, उसको हम नहीं चला सकते, ठीक है ना। उसके बाद जो ईसोफेगस की जो लास्ट वाला जो एरिया है जहाँ पर वो स्टमक से मिलेगी, वहाँ पर और एक जहाँ पर ये स्टार्ट होती है, 2 जगह कुछ सर्कुलर मसल फाइबर भी होते हैं, ठीक है ना। वो सर्कुलर मसल फाइबर क्या करते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार का दरवाज़ा बनाते हैं, स्फिंक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्फिंक्टर क्या होते हैं कि एक थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होगा जो भोजन को वापस नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो ये 2 हैं, एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जो ईसोफेगस जहाँ शुरू होगी वहाँ होगा, और एक होगा जहाँ पर ये ख़त्म होगी, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो 2 ऐसे दरवाजे हैं जो भोजन को वापस आने से रोकते हैं, ठीक है ना। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें भोजन वापस आ भी जाता है, जैसे वोमिटिंग हुआ, ठीक है ना, तो उस दौरान थोड़ा सा इतना प्रेशर होता है कि वो दरवाजे को खोल के एकदम से आ जाती है वोमिटिंग, है ना। तो वो एक अलग सिस्टम है। तो हमारे पास 2 गार्ड हैं, 2 दरवाजे हैं जिनसे भोजन बैक फ्लो होने से रुकता है, ठीक है।
हाँ, फर्स्ट वाला अपर जहाँ पर ये शुरू हुई है, और लोअर वाला नीचे जहाँ पर वो ख़त्म हुई है, स्टमक के साथ जहाँ पर ये टच होती है ना। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जहाँ पर शुरू हुई वो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इस जगह, और जहाँ पर ये ख़त्म होती है यहाँ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। अच्छा, काम क्या है इसोफेगस का? एक तो इसोफेगस क्या है कि म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है ना। म्यूकस आपको पता ही, एक चिपचिपा सा गाढ़ा सा एक सब्सटेंस होता है जो लगातार सीक्रेट होता रहता है, और जो चिकनाई है वो बनी रहती है उससे, है ना। अच्छा, उससे क्या होगा कि भोजन जो है वो धीरे धीरे स्टमक में चला जाएगा, तो एक रास्ता प्रदान करती है इसोफेगस भोजन को ओरल कैविटी से, फेरिंग से लेके नीचे स्टमक तक जाने के लिए। अच्छा, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे लगातार मसल्स उसको आगे धक्का देती रहती है, और ये भोजन आगे स्टमक में चला जाता है, ठीक है। और क्या काम है? और जो थोड़ा बहुत काम जो डाइजेशन का चल रहा था वो भी यहाँ भी चलता रहता है, ठीक है ना। यहाँ डाइजेशन सिर्फ स्टार्च का होता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका डाइजेशन होता है, जो सलाइवा में हमारे एंजाइम थे उनके थ्रू। ये कब तक चलता रहता है? जब तक भोजन स्टमक में नहीं आ जाता। अब स्टमक क्या है? स्टमक एक स्टोर हाउस है, ठीक है ना। यहाँ तक तो नली थी, यहाँ पर स्टोर हाउस है जहाँ पर भोजन तब तक रुकता है जब तक आगे उसको जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो क्योंकि खा तो हम जल्दी जल्दी लेते हैं, पर पचने में टाइम लगता है 4-5 घंटे, तो उस भोजन को तब तक वहाँ रोकना पड़ता है स्टमक में। तो स्टमक में कुछ देर हम रोक सकते हैं। इसकी जो शेप होती है वो जे शेप होती है, इंग्लिश का लेटर हम लिखते हैं ना जे, तो इस टाइप की इसकी शेप होती है। कहाँ पर होगा? ये होता है जो एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है ना। एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है हमारा जहाँ पर एब्डोमिनल जो कैविटी शुरू होती है वहाँ पर, है ना। चेस्ट कैविटी खत्म होती है, एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है, वहाँ पर ये होगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी थोड़ा बहुत होगा, और एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है। इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ऊपर इसके ईसोफेगस होती है, हमने अभी स्टडी कर ही लिया, और इसके बाद में नीचे शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। उसको हम बाद में स्टडी करेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में इधर से ये मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कर्वेचर होते हैं। ये छोटा कर्व है, इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और ये बड़ा कर्व है, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। तो लेसर कर्वेचर इधर राइट में होगा और ये लेफ्ट में होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो स्टमक है इसके बेसिकली 3 रीजन होते हैं, 3 एरियाज होते हैं। जैसे एक तो है कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन कहाँ है? जहाँ से स्टमक शुरू होता है, जहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक मिलती हैं, वो कार्डियक रीजन कहलाता है। फिर एक फंडस होता है जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमता है, वो फंडस होता है। बीच का बॉडी होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस, ठीक है ना। इसको आगे हम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं इजीली। ये देखिए, यहाँ पर ये स्टमक का पाइलोरिक रीजन है, जहाँ ईसोफेगस ही से मिल रही है। कार्डियक रीजन, ठीक है ना, कार्डियक रीजन है ये, पाइलोरिक रीजन नीचे होगा। फिर थोड़ा सा ये जो ऊपर पार्ट जा रहा है इसको हम फंडस बोलेंगे, और फिर इतना ये जो मेन पार्ट है ये बॉडी है, और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पाइलोरिक रीजन होगा। और यहाँ पर भी 2 टाइप के गार्ड होंगे, 2 स्फिंक्टर होंगे। कौन सा? एक तो जहाँ स्टमक शुरू होगा वहाँ पर स्फिंक्टर होगा, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे, और एक जहाँ पर ये ख़त्म होगा वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, ठीक है ना। ये स्फिंक्टर भी क्या करते हैं? भोजन को ऑपोजिट दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। तो जो एक बार भोजन स्टमक में आ गया तो वो वहीं रहेगा, उसको कार्डियक स्फिंक्टर रोक के रखेगा, वापस नहीं जाने देगा, और पाइलोरिक स्फिंक्टर भी उसको नीचे नहीं जाने देगा, बीच में रोक के रखेगा। कब तक? जब तक कि वो भोजन इस टाइप का ना हो जाए कि आगे उसको भेजा जा सके, ठीक है ना। तो कुछ पाचन हमारा स्टमक में भी हो जाता है, कुछ भोजन पच जाता है, ठीक है। अच्छा, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द एग्जिट ऑफ काइन, ठीक है ना। काइन को आगे जाने से रोकता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ है? नीचे की तरफ। किसको रोकता है? काइम को। अब ये काइम क्या है? काइम तो आपने पहले तो सुना नहीं, ये किस बला का नाम आ गया? तो यहाँ पर हमको ये समझना है
कि जब तक भोजन मुंह में था तब तक भोजन था। भोजन को जब उसने एक सेमी सॉलिड बना दिया चबा के तो वो बोलस बन गया। अब वो नीचे जा रहा है तो बोलस है, बट जब वो स्टमक में चला जाएगा तब उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे और उसको बिल्कुल बारीक एक कर देंगे और ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा वो, तब उसको हम काइम कहेंगे। ठीक है ना। तो भोजन की जो लिक्विडिटी बढ़ने से और बिल्कुल पतला होने से वो जो कंडीशन बनेगी उस भोजन की, उसको हम काइम कहेंगे। अब ये काइम बन गया, बट धीरे धीरे आगे जाता है। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको थोड़ा थोड़ा आगे जाने देगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए तो फिर वो तेज़ी से आगे जाएगा और डायरिया हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको धीरे धीरे इस हिसाब से जाएगा कि वो पचे भी और एब्जॉर्ब भी हो जाए। जितना एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्टमक का होता है। इसके काम क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसकी जो वाल है वो कैसी है। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा इसोफेगस और ये फेरिंग्स, उनकी लगभग सेम जैसी शेप होती है। बाहर की तरफ जो टिश्यू होते हैं फाइबर टिश्यू, अंदर की तरफ मसल्स होती हैं, फिर सब म्यूकोसा होती है और म्यूकोसा होती है। नमस्ते नमस्ते। नहीं, बट स्टमक में थोड़ा चेंज होता है, इसलिए इसकी दीवारों को हम स्पेशल पढ़ते हैं। क्या चेंज होता है? क्योंकि भोजन वहाँ पे रहना है काफ़ी देर के लिए, तो इसकी दीवारें एक तो मोटी होती हैं, ठीक है, और जो मसल्स हैं उनकी कई लेयर्स होती हैं। ठीक है ना। कितनी लेयर? 3। ठीक है ना। ऊपर 1 या 2 लेयर से काम चल गया था, बट यहाँ पर 3 लेयर होती हैं, क्योंकि भोजन को वहाँ पे रोकना है और इकट्ठा करके रखना है, नहीं तो फूल जाएगा ज़्यादा। तो 3 लेयर होंगी वहाँ पर मसल्स की। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, म्यूकोसा भी होगा, सब म्यूकोसा भी होगा, और बाहर की तरफ उसके क्या होंगी? फाइबर टिश्यू भी होगा। ठीक है ना। और उसके सबसे बाहर एक पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन भी होती है, जो पेट के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कवर करके रखती है। ठीक है ना। ये जो पेरिटोनियम वाली जो लेयर है वो इससे ऊपर नहीं होती, यानी जो चेस्ट कैविटी तक जो चीज़ें हुई, जैसे इसोफेगस हुआ, फेरिंग्स हुआ, वहाँ पेरिटोनियम नहीं है, बट यहाँ पर पेरिटोनियम भी है। तो यहाँ पर लेयर्स ज़्यादा हो गई, पेरिटोनियम हो गई सबसे बाहर, उसके बाद क्या हो जाएंगे? फाइबरस टिश्यू हो जाएंगे, उसके बाद मसल की 3 लेयर हो जाएंगी, उसके बाद सब म्यूकोसा हो जाएगा और लास्ट में म्यूकोसा हो जाएगा। तो इतनी सारी लेयर्स स्टमक की वॉल में होती हैं। अच्छा, ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर 3 लेयर, वो 3 टाइप के फाइबर होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जो ऐसे लंबे फाइबर होते हैं, सर्कुलर जो इस प्रकार घूमते हैं, और एक ओब्लिक भी होता है, तिरछा होता है। ठीक है ना। तो ये मस्कुलर फाइबर से, इतने फाइबर होने से क्या फ़ायदा है कि जो हमारा स्टमक है वो लगातार एक्टिव रहता है, और उसके एक्टिव होने से जो बोलस अंदर गया उसको वो तोड़ फोड़ देता है, और जो गैस्ट्रिक जूस है उसको भोजन के साथ मिक्स कर देता है, और फाइनली उसको कन्वर्ट कर देता है काइम के अंदर। ठीक है ना। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चलता रहता है। अच्छा, इसकी जो म्यूकोसा होती हैं और सब म्यूकोसा होती हैं, उसमें भी अगर मान लो हम ध्यान से उसको देखें एनाटॉमिकली, तो ऊपर वाले सिस्टम से थोड़ा चेंज होता है। ऊपर तो डायरेक्ट ऐसे वाल है, बट यहाँ पर वो वाल ऐसे घूमी हुई है। ठीक है ना। विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, फोल्ड होते हैं काफ़ी, है ना। उस फोल्ड को हम रगी कहते हैं। तो वो नॉर्मली फोल्ड ऐसे चिपका हुआ होता है। अब जैसे ही भोजन उसमें जाता है तो वो फूल जाता है, और वो रगी गायब हो जाती हैं, फोल्ड गायब हो जाते हैं, और दोबारा वो फूल जाता है हमारा जो स्टमक का है। और जैसे ही उसमें से भोजन खाली हो जाएगा वो फिर से पिचक के छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो फोल्ड्स जो बनते हैं वो रगी कहलाती हैं, और वो इसीलिए बनते हैं कि नॉर्मली जो स्टमक है वो खाली रहे तो पिचका हुआ रहे, और जब भोजन एक्स्ट्रा आ जाए तो वो फूल के उसको एकोमोडेट कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कई सेल्स होती हैं, सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, जो म्यूकस भी सीक्रेट करती हैं, और कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, जो हमारे भोजन को पचाएगा। ठीक है ना। स्टमक एक्ट एज ए लाइक ए बैलून।
स्टमक एक बैलून की समान काम करता है कि जैसे बैलून पहले पिचका हुआ था, हवा भरेंगे तो फूल जाएगा, ऐसे ही ये स्टमक है, नॉर्मली ये पिचका हुआ रहता है और जब इसके अंदर भोजन ठूस लेते हैं हम, भर देते हैं इसको, तब ये फूल जाता है और उस भोजन को अपने पास रखता है। नॉर्मल जो इसकी कैपेसिटी होती है भोजन की रिसीव करने की स्टमक की, वो होती है 1500 से 2000 ml, ठीक है, इतने में ये भर जाता है। बट जो भुक्कड़ होंगे और खाना चाहेंगे जीभ के स्वाद में, तो वो और ठूसते रहते हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 4000 ml तक हो सकती है। खींच के भरेंगे तो 4000 तक भर सकते हैं। है? नहीं ना, उसका स्टमक के से लेना देना नहीं है, उसमें फैट जमती है उसके चारों तरफ, ठीक है ना, वो फैट है। स्टमक तो अपना फिक्स ही रहता है। वो बॉडी का अडेप्टेशन है, वो बॉडी का अडेप्टेशन है, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनी हुई है, ईश्वर ने बड़ी ही कारीगरी से बनाई है। जैसा हम शरीर को रखना चाहेंगे वो रख जाएंगे। कई जो साधु सन्यासी हैं हमारे सिर्फ हवा से ही काम चलाते हैं, पानी से ही काम चलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको 4 बार भोजन चाहिए। तो जैसा हम हमारे शरीर को बनाएंगे वैसा हो जाएगा। जो आदमी 4 रोटी सुबह खाएगा, 4 शाम को खाता रहेगा, कोई बात नहीं, कभी उसको 3 मिलेगी। 10 दिन अगर उसने 3 खा ली तो चौथी खा नहीं पाएगा, ऐसा सेट हो जाएगा। जो 2 खाएगा वो 2 ही खाएगा, तीसरी खा ही नहीं पाएगा। तो वो अडेप्ट हो जाती है हमारी बॉडी। तो बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, जो सब कुछ वो कैसे मिलेगा, जो सिर्फ पानी पे वो देखो, हाँ, वो इसलिए मिलता है कि उसकी एक्टिविटी उसके हिसाब की होती है। कि जैसे एक फार्मर है, उसको ज़्यादा भोजन चाहिए, बट जो एक सन्यासी है उसको बैठ के सिर्फ भजन ही करना है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो यूज़ ही नहीं हो रही, मसल्स यूज़ नहीं हो रही। अगर मसल यूज़ होंगी तो एनर्जी जाएगी और भोजन चाहिएगा, अदरवाइज़ नहीं चाहिएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर फास्ट रखते हैं तो कई कहते हैं कि जो रे हार्ड काम मत करो, ड्यूटी मत जाओ, रेस्ट करो, है ना। तो उस वो है, जो जितने ज़्यादा दिन फास्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा दिन आपको थोड़ा एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, मसल एक्टिविटी कम। हाँ, नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट रहती है, बट उसको भी बॉडी अडेप्ट कर सकती है, ठीक है ना। अडेप्ट करने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसीलिए जो योगा करते हैं, तप करते हैं, तो वो एक साथ नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पहले कोई 1 दिन भूखा रहा, कोई 4 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, फिर धीरे धीरे महीना 2 महीने ऐसे रह सकते हैं। तो बॉडी अडेप्ट हो जाती है, वो अपने आप को हर सेल अपनी रिक्वायरमेंट कम कर देती है। ये सिस्टम चलता है। हाँ, बाकी प्रोसेस हमारे सेम चलते रहेंगे। कुछ तो देखो डाउन होता ही है, मसल मास कम हो जाता है, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, बट मेंटेन किया जा सकता है। वो हमारे हाथ में, कितना उसको कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, बिल्कुल। तो वो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही स्पेशल हमारे बॉडी है, जिसको आर्टिफिशियली आज तक बनाया नहीं जा सका और शायद ना बनाया जा सके। इवन AI आ गया, बट वो भी उतना तरीके से नहीं सोच सकता जितना ब्रेन सोच सकता है ना। हाँ, वो तो कम होगा, वो तो कम होगा। तो वो एकदम से नहीं करेगा। आज आपको कहेंगे आप 2 दिन भूखा रह लो तो नहीं रह पाएंगे, बट धीरे धीरे अगर आप भूखा रहने की प्रैक्टिस करो तो आप महीने भी कुछ नहीं खाओगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कुछ, जैसे मान लो हमने दूध पी लिया थोड़ा सा, तो दूध लिए उससे ही सब कुछ मिल जाएगा। इवन थोड़ी बहुत एनर्जी तो पानी में भी है, हर एलिमेंट, इवन हवा में भी जो कार्बन जो गैसेज हैं उनसे भी अपन कुछ एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ एलिमेंट तत्व तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। पेड़ के इवन पत्ते भी खा लिए तो उससे एनर्जी आ जाती है। तो इस प्रकार एडेप्ट आप कैसे कर रहे हो बॉडी को, वो इवन आप लोगों ने पुराने टाइम में, खैर मैंने भी देखा हुआ है कि जो किसान काम करते हैं तो 12-12, 15-15 रोटियाँ खा जाते थे हाँ ना, क्योंकि वो बॉडी उन्होंने ऐसे एडेप्ट कर ली थी। और अब कोई खा के देख ले, बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, अब स्टमक की कैपेसिटी हमने देख ली कि 1500 से 2000 कैपेसिटी नॉर्मल होती है। ज़्यादा उसको खींचातानी की जाए तो 4000 तक का उसमें आ सकता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है ना। और 4000 भी अगर कोशिश करो तो बाद में एक मौका ऐसा आ सकता है कि वो दबा के आपका सारा बाहर भी निकालते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे उसको अडेप्ट किया जा सकता है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई बहुत मोटा है तो उसके ये मतलब ये नहीं है कि उसका स्टमक मोटा होगा, उसके ऊपर फैट होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। तो स्टमक का तो साइज लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है।
हाँ सही है, क्योंकि स्टमक तो कैपेसिटी तो सेम ही है, बस फैट एक्स्ट्रा जमा हो गई, उसका कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए एक्सरसाइज करके एनर्जी फैट लूज़ करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसका जो गैस्ट्रिक जूस है वो लगातार सीक्रेट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल कम होगा बट चलता रहेगा, जब हम खाना खाएंगे उसके तुरंत बाद ज़्यादा जूस निकलेंगे ताकि उस भोजन को पचा सके। नॉर्मली जो जूस है एक दिन में 2 लीटर जूस सीक्रेट होता है, ठीक है ना। मेनली तो उसमें पानी ही होता है, बाकी कुछ एंजाइम्स वगैरह वो भी साथ में होते हैं जो उस भोजन को पचाएंगे, ठीक है। इसलिए जो खाने के सब बोलते हैं ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, या सुबह हैवी खा लो, हेल्थ खा लो, तो खास हाँ, तौर पे तो ये सब उसका यही कारण है कि जो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो ज़्यादा लिक्विड हो जाएंगे तो जल्दी नहीं पचा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले उन जूसेज को काम करने दो, बाद में पानी पी थोड़ी ठहर के, है ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाएंगे वो पहले जब सीक्रेट होगा तो इनएक्टिव होंगे, और जब भोजन आ जाएगा वहाँ पर तब वो एक्टिव हो जाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो एंजाइम है मेनली जो प्रोटीन को पचा रहे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले थे, वहाँ बाकी चीज़ें फैट प्रोटीन नहीं पचता है। तो जब स्टमक में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम है, वो बाद में कन्वर्ट होगा पेप्सिन में और प्रोटीन का डाइजेशन भी शुरू कर देगा, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा है उसमें क्या क्या है, मेनली तो हमने देखा कि वाटर है, सबसे ज़्यादा अमाउंट तो वाटर की है, कुछ उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। HCl है जिसको हम बोलते हैं ना एसिड, वो यही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जब ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हमारे जलन होने लगती है स्टमक के अंदर, है ना। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भोजन को क्या करता है, एसिडिफाई करता है, और जो हमारा सलाइवा के अंदर एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा था उसके काम को स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिडिक मीडियम हुआ, एसिड वहाँ हुआ तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, जो सलाइवा के अंदर था। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करेगा, जो हमने भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह खा लिए उनको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि एसिड जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और जो पेप्सिनोजन एंजाइम आया है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। कौन? ये एसिड। अगर एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा भोजन तरीके से पचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो पेप्सिन है वो भोजन के ऊपर काम करता है, स्पेशली किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को। तो जो भी हमने प्रोटीन खाया है उसका पाचन शुरू हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल निकलता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटीनस इन नेचर होता है, और ये हेल्प करता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे सीक्रेट नहीं होता है प्रॉपरली तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमारा गैस्ट्रिक जूस अच्छे से सीक्रेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा म्यूकस सीक्रेट होता है कंटिन्यू पूरी वॉल के अंदर। अब म्यूकस जो सीक्रेट होता है उसका क्या फ़ायदा है कि एक तो वो चिकनाई बना के रखेगा, भोजन के साथ मिक्स होगा तो उसको लिक्विफाई भी करेगा, प्लस एक बैरियर बनाता है कहाँ पर, स्टमक वॉल और एसिड के बीच में, ताकि वो जो एसिड है वो स्टमक की वॉल को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है ना। फिर भी कभी कभी वो कर भी देता है अगर ज़्यादा हो तो, और इसीलिए हमारे जलन होती है पेट में अगर एसिड ज़्यादा बनता है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर मेडिसिन नहीं ले, कहते हैं कि चलो बन रही है तो बनने दो, तो उससे क्या होगा कि वो एसिड धीरे धीरे हमारी वाल को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारे पेट में, स्टमक में अल्सर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एसिडिटी जब हो तो हाँ, वॉल्स के थ्रू है, पर उसकी सेल अलग है। जैसे ही वो सीक्रेट हुआ स्टमक की उसमें आ गया, बट दीवार पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ म्यूकस भी है, ठीक है ना। तो म्यूकस क्या है, कंटिन्यू सीक्रेट होता रहता है और उसको आगे भेजता रहता है, ठीक है ना, भोजन के साथ मिक्स कर देता है, दीवार पर कम काम करने देता है, पर फिर भी एसिड है वहाँ पे तो वो करेगा, और ज़्यादा देर तक स्टमक खाली रहेगा तो वो हमें फील होने लग जाएगा एसिडिटी के रूप में, जलन होने लग जाएगी, ठीक है ना। ये
इसीलिए कई बार हम थोड़ा सा पानी वगैरह पी लें, वो लिक्विड हो जाए तो थोड़ा सा राहत मिलती है, बट फिर भी अगर अल्सर बन जाए तो कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार वहाँ पर वो उसको टक्कर देगा और जो जलन है वो बढ़ती रहेगी, है ना। जैसे फास्ट रखती है तो मतलब उससे सर में दर्द क्यों भूख नहीं लगती, लेकिन हाँ। सिर में दर्द होता है, क्या करें? नहीं, सिर में दर्द का तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अगर कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, वो तो कहने की बात है, ऐसा नहीं होता है कहते हैं कि गैस होती है, गैस का और दिमाग का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये मान के चलते हैं कि जो ये केमिकल एक्टिविटी होती है, हमें कम चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, ज़रूरत के हिसाब से मिला नहीं, एनर्जी कम होगी, तो एक तो जो ब्रेन की सेल्स है उसको कार्बोहाइड्रेट कम मिला, ग्लूकोज कम मिला, प्लस ब्लड प्रेशर भी कम या ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर अगर सोडियम नहीं लिया, पानी लिया नहीं लिया, तो ब्लड प्रेशर चेंज होने से और जो केमिकल एक्टिविटी है ब्लड के अंदर ग्लूकोज वगैरह कम होने से ये हमारा हेडेक शुरू हो सकता है। हाँ, सिग्नल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाता है। हाँ, बट ये है कि वो इंडिविजुअल वेरी करता है, सबको ज़रूरी नहीं है कि होता हो ना। अच्छा उसके अलावा क्या है कि ये जो भोजन है वो जब शरीर में जाता है तभी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, अदरवाइज वो रुका थोड़ा बहुत होता रहता है, बट वो ज़्यादा तभी होगा जब हम भोजन लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक हमारी फिजियोलॉजी बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, क्या कि देयर इज ऑलवेज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक। अगर खाली भी है स्टमक, हम खाना नहीं खा रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस तो सीक्रेट होकर वहाँ रह रहा है, बट जब हम खाना खा लेते हैं तब एकदम से तेज़ी से शुरू होता है और ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है खाना खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है ना। तो खाना खाने के जैसे खाना शुरू किया, सीक्रेशन शुरू हो गया और तेज़ी से, और पीक लेवल पहुंचता है खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो उस समय भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो तेज़ी से चलती है और धीरे धीरे वो कम होता जाता है। 4 घंटे बाद फिर से सीक्रेशन उतना ही हो जाता है जितना फास्टिंग के टाइम था। तो इन 4 घंटों में नॉर्मली जो स्टमक में हम भोजन होता है वो पच जाता है, बट डिपेंड करता है कि भोजन की कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हैवी है तो उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा इवन फाइबर्स उसमें ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है, अदरवाइज जल्दी भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन देर सर आ जैसे इन्फेंट जो ये होते हैं, वीनिंग जो शुरू होते हैं, एंटीनेटल जो होता है, उनको बोलते हैं 2-2 घंटे बाद, तो 2-2 घंटे क्योंकि वहाँ लिक्विड ले रहे हैं ना, वो कोई सॉलिड तो ले नहीं रहे। हाँ हाँ, धीरे धीरे जो मेन क्वांटिटी है भोजन की उसमें 4 घंटे लगेंगे। अगर लिक्विड है तो 1 घंटे में भी निकल जाएगा, सेमी सॉलिड है तो 2 घंटे में निकल जाएगा ना। वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा भोजन कैसा है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, सही सही है। तो वो टाइम डिपेंड करेगा भोजन कैसा है। तो जो सीक्रेशन हो रहा है इस जूस का, उसकी 3 फेज होती हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। इस फेज सिस्टम से हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। तो कैसे कैसे हैं ये? पहले सिफेलिक फेज होती है। सिफेलिक फेज कब शुरू होती है? सिफेलिक रिलेटेड टू ब्रेन। जैसे ही हमने भोजन देखा, उसकी खुशबू ली, वैसे ही शुरू हो जाता है सीक्रेशन, है ना। कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। तो वो तो सलाइवा से आया, बट गैस्ट्रिक स्टमक में भी वो शुरू हो जाता है कि चलो अब भोजन आने वाला है, ठीक है ना। जैसे ही हमें खुशबू आई वैसे ही वो शुरू हो जाएगा। तो उस फेज को कहते हैं सिफेलिक फेज, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा चालू हो जाता है ताकि जैसे ही भोजन जाए उसको तैयार मिले। सेकेंड फेज होता है गैस्ट्रिक फेज। जब भोजन स्टमक में पहुंच जाता है तब थोड़ा और तेज़ी से सीक्रेशन शुरू होते हैं। When the food enter in the stomach, the hormone gastrin is secreted into the bloodstream. गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है ब्लड में, और वो जाता है जब घूमता ब्रेन तक, तो फिर और सीक्रेट करने के लिए मैसेज मिलता है कि अब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा दो क्योंकि भोजन पेट में आ चुका है। तब वो सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। द सीक्रेशन ऑफ हाइपोक्लोरिक एसिड रिड्यूसेस द pH ऑफ स्टमक कंटेंट, एंड व्हेन द pH ड्रॉप बिलो 2 द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन इज इनहिबिटेड, ठीक है ना। अब क्या है कि जब ज़्यादा जूसेस सीक्रेट होते हैं तो एसिड भी ज़्यादा सीक्रेट होता है, और एसिड का लेवल इतना हो जाए
कि जो pH लेवल है वो 2 पे पहुंच जाए, तो वो जो गैस्ट्रिन सीक्रेट होना शुरू हुआ था वो बंद हो जाता है। अब वो जब बंद हो गया तो फिर ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया कि जितना हमें चाहिए था उतना हो चुका है, अब जो सीक्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, हमें जूस कम करना या बढ़ाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। डिपेंड करेगा भोजन की कंसिस्टेंसी पर भी और उसका टेस्ट वगैरह कैसा है उसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इंटेस्टाइनल फेज आएगी कि जब भोजन पच गया तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड होके आगे जाना शुरू कर देता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सीक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है ना। और ये हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं तो ये अगेन मैसेज पहुंचाते हैं कि अब आपको गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कम कर देना है, तो वो वापस फास्टिंग के फेज पे आ जाएगा और जो सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है कि भोजन आया तो सीक्रेशन बढ़ा और जैसे ही वो पच के इंटेस्टाइन में चला गया सीक्रेशन रुक गया, अब दोबारा खाएंगे तब दोबारा चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिपेंड अपॉन साइज एंड, ठीक है, कि जो गैस्ट्रिन जूस है सीक्रेट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है, कितना है, उसके हिसाब से वो सीक्रेट होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। और नॉर्मली जो भोजन है वो पच के 4 घंटे में निकल जाता है, अगर लिक्विड या सेमी सॉलिड हो। अगर ज़्यादा फाइबर वाला हो या ज़्यादा नॉन वेज टाइप हो तो वो उसको निकलने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, उसको डाइजेशन में टाइम लगेगा। अच्छा, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टमक तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि तो ये स्टोरेज का काम करता है कि भोजन जब तक पचे नहीं तब तक यहाँ स्टोर रहेगा। इसके अलावा डाइजेशन करता है क्योंकि इसके अंदर जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, पचाएगा भोजन को। केमिकल ब्रेकडाउन होता है कि जो बोलस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, मिक्स किया गैस्ट्रिक जूसेज के साथ और काइम में उसको कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है। किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो पानी का, जो भी हम पानी पीते हैं वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई अल्कोहल पीता है तो उसका भी स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तभी तो जल्दी असर आ जाता है ना, इधर पीते हैं इधर असर आना शुरू। और कोई जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी काफ़ी ऐसी हैं जो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमने विटामिन बी देखा था, विटामिन बी भी यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी जो हमने एसिड है वो बैक्टीरिया या वायरस को भी मारता है, तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी काम करता है। और सिक्रीशन का काम करता है बेसिकली हार्मोन गैस्ट्रिन और एंजाइम पेप्सिनोजन, ये इससे सीक्रेट होते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन करता है इंट्रिंसिक फैक्टर का, जो बेसिकली हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन होगा तो आगे जाके इंटेस्टाइन में, बट इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से सीक्रेट होगा जो इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, किसके, विटामिन B12। अच्छा, इसके अलावा ये रेगुलेशन करता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए और भोजन को कितना आगे जाने देना है उसके लिए, ठीक है ना, और बैक फ्लो नहीं होने देता। ये कुछ कार्य जो है हमारा स्टमक करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, 3 बेसिक पार्ट हमने स्टडी किए, फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक, और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है।